हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। दिस इज आशु। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 मार्च 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से आप दो इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे 15 to 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सो यार, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है और सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दो चीज़ें डिस्कस करूंगा जो कि हमारी अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन के बारे में है, कि आप हमारी अफेयर्स क्लाउड की जो करंट अफेयर की सब्सक्रिप्शन है वो किस तरह से बाय कर सकते हैं और हम आपको उसके अंदर क्या प्रोवाइड करेंगे। आप सबसे पहले क्या करोगे, एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे। एप्लीकेशन का नाम क्या है? एप्लीकेशन का नाम है करियर्स क्लाउड। तो याद रखना है, एप्लीकेशन का नाम करियर्स क्लाउड है और इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप एप्लीकेशन को आराम से डाउनलोड कर सकते हो। हम आपको 1 साल की और 2 साल की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और दोनों का जो प्राइस सब्सक्रिप्शन है, मतलब जो इसकी कॉस्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इसका मतलब आप 2021 और 2022 दोनों ईयर्स के लिए जो है वो इसको बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप 2020 का करंट अफेयर बाय करना चाहते हैं, चाहे वो 6 मंथली हो चाहे वो 1 साल का हो, तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, जो कि affairscloud.com/current affairs। लेकिन आप क्यों खरीदोगे और मतलब हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर? तो आपको हम देंगे डेली वाइज पीडीएफ। डेली वाइज पीडीएफ में दो तरह की पीडीएफ होंगी, जिसमें एक तो डिटेल्ड करंट अफेयर होगा, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में डेली करंट अफेयर आपको मिला करेगा। नेक्स्ट होगा वीकली पीडीएफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप वीक वाइज करंट अफेयर को रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट होगा वीकली टेस्ट। अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए आप इस वीकली टेस्ट का यूज कर सकते हो कि मुझे और कितना करंट अफेयर याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट होगा मंथली पीडीएफ सेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इसमें हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि पहली पीडीएफ है स्टडी पीडीएफ। इसका मतलब पूरे महीने का डिटेल्ड करंट अफेयर आपको मिलेगा। उसको रिवाइज करने के लिए दूसरी पीडीएफ का यूज करोगे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप रिवीजन कर सको। नेक्स्ट पॉकेट पीडीएफ, जिससे नाम से पता लग रहा है कि आप एग्जाम से पहले इसको यूज कर सकते हो जल्दी जल्दी में करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए, थ्रेटिकली मतलब लाइन टू लाइन पढ़ने के लिए। नेक्स्ट बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी पीडीएफ हम उन बच्चों के लिए तैयार करते हैं जो बैंकिंग अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट होगा टॉप 100, मतलब बेस्ट 100 करंट अफेयर आपको दिए जाएंगे, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप अच्छे से जो बेस्ट करंट अफेयर है वो दोबारा दोबारा जो है वो रिवाइज कर सको। तो ये सारी चीजें आपको हर महीने मिलेंगी। तो आप खुद सोच सकते हो कि अगर इस तरह से रिवाइज करोगे करंट अफेयर्स को तो आपका करंट अफेयर सेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। और हम ये आपको बहुत ही कम प्राइस पे प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्राइस जरूर चेक करें, तो आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कितने कम प्राइस पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो आज का करंट अफेयर 12 मार्च 2021 का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन फिर से एक बार बच्चों को कहना चाहूंगा कि यार आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आपने लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के साथ। और 8 क्वेश्चन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज के। तो पहला क्वेश्चन है, इंडिया और उज्बेकिस्तान आर्मीज कंडक्टेड ए मिलिट्री एक्सरसाइज इन रानीखेत उत्तराखंड। तो क्वेश्चन में बता दिया है कि इंडिया और उज्बेकिस्तान ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो उत्तराखंड के अंदर की है, और उस एक्सरसाइज का आपने नाम बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया कि एक्सरसाइज का नाम बताना है आपको। क्वेश्चन के अंदर बता दिया कि यार वो एक्सरसाइज जो है वो 2 कंट्रीज इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हो। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो बन चुका है और आंसर बहुत से बच्चों ने बिल्कुल सही दे दिया है। आंसर क्या होगा इसका? दस्तलिक 2 होगा। तो यार याद रखना है आंसर क्या होगा इसका, दस्तलिक 2 होगा। लेकिन सर बाकी ऑप्शंस में भी आप हमें बता दें कि क्या क्या आंसर होगा। तो यार वो देख लें कि जो संप्रीति 9 है हमारे पास, संप्रीति 9 जो है वो इंडिया और बांग्लादेश की एक्सरसाइज है। याद रखेंगे किसके साथ है? इंडिया की, बांग्लादेश के साथ है। और युद्ध अभ्यास जो है वो नाम से पता लग रहा है ये किसके साथ है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ है। और गरुड़ शक्ति जो एक्सरसाइज है वो किसके साथ है? ये एक्सरसाइज जो है वो इंडोनेशिया के साथ है। तो याद रखेंगे, एक तो संप्रीति 9 जो है वो बांग्लादेश के साथ, दस्तलिक 2 उज्बेकिस्तान के साथ होगा, युद्ध अभ्यास यूएसए के साथ, और गरुड़ शक्ति जो है वो इंडोनेशिया मतलब इंडोनेशिया के साथ है। तो ये सारी एक्सरसाइज आपने याद रखनी है। और इस बार ये उत्तराखंड में हुई, ये सेकंड एडिशन था, मतलब ये दस्तलिक का सेकंड एडिशन था। पहला एडिशन जो है उज्बेकिस्तान में हुआ था, दूसरा एडिशन इंडिया में हुआ, मतलब कौन सी स्टेट में हो? उत्तराखंड। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट में हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया और उज्बेकिस्तान, उनकी फील्ड ट्रेनिंग और इंडियन आर्मी, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास उज्बेकिस्तान की आर्मी, उन्होंने रानीखेत उत्तराखंड के अंदर ये
एक्सरसाइज जो है वो की है। और कहाँ पे हुई है? रानीखेत उत्तराखंड के अंदर 10 से लेकर 19 मार्च के बीच में हुई। दस्तलिक 1 जो है वो उज्बेकिस्तान ने होस्ट की थी, 2 जो है वो इंडिया ने, फिर 3 जब होगी वो फिर से उज्बेकिस्तान जो है वो उसको होस्ट करेगा। क्यों हुई है? मिलिट्री और डिप्लोमेटिक जो टाइज हैं वो आपस में क्या होंगी? और मजबूत होंगी। मतलब उज्बेकिस्तान के साथ जो हमारा संबंध है वो और भी ज्यादा क्या हो सकता है? मजबूत हो सकता है। उज्बेकिस्तान के बारे में सब बच्चों को पता है कि उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो ताशकंद है और करेंसी जो है वो क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विल बी कमीशन्ड इन विच स्टेट? और यार ये माना जा रहा है कि मई जून के आसपास उस पावर प्लांट को हम क्या कर देंगे? सोलर पावर प्लांट को हम स्टार्ट कर देंगे। मतलब वो पूरे इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा जिसकी टोटल कैपेसिटी जो है 447 मेगावाट होगी। लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा ही अभी स्टार्ट होगा, लेकिन पूरा का पूरा जो है वो 2023 तक जाके क्या होगा? स्टार्ट होगा। तो इस चीज को आपने याद रखना है। तो कौन सी स्टेट में ये लगने जा रहा है, मतलब कौन सी स्टेट में इसको बनाया जा रहा है, और आपने याद रखना है कौन सी कंपनी इसको बना रही है। एनटीपीसी जो है वो इसको बना रहा है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है इसको बना रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका? तेलंगाना होगा। याद रखना है, तेलंगाना की तरफ से इसको बनाया जा रहा है। तो आप यहां पे देख सकते हो, एनटीपीसी टू कमीशन इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट एट रामागुंडम। और ये कहां पे है? तेलंगाना के अंदर है। एग्जैक्ट प्लेस भी आपको पूछा जा सकता है कि कहां पे है। इवन आपको डिस्ट्रिक्ट भी जो है वो पूछा जा सकता है। मैं आपको बता देता हूं कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये है आपके पास पेदापल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, PADDAPALLI, पेदापल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तेलंगाना। सो आप देख सकते हो 100 मेगावाट जो है वो अभी स्टार्ट हो जाएगा। मई जून के आसपास जो है वो इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। 2021 में ही जो है वो इसका जो है वो इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा। और ये रामागुंडम या आप कह सकते हो पेदापल्ली डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के अंदर इनॉग्रेट इसको किया जा रहा है। ये सोलर एनर्जी के हमारे टारगेट को, मतलब जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक टारगेट है उसको भी अचीव करवाएगा। साथ ही साथ जो इंडिया ने अपना पर्सनल टारगेट रखा हुआ है 2022 तक 175 गीगावाट जो है वो हमने प्रोड्यूस करना है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें से 100 गीगावाट जो है वो किसका टारगेट है? वो केवल सोलर एनर्जी का। तो उसको भी हम जो है वो यहां पे क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ा सकते हैं। तो टोटल कैपेसिटी 447 मेगावाट की होगी, जो कि सदर्न रीजन में जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मार्च 2023 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और रिसेंटली आपने याद रखना है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग 600 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, ओमकेश्वर डैम नर्मदा रिवर के ऊपर, खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो यार ये भी क्वेश्चन हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कवर किया था, तो इसको भी आपने जरूर याद रखना है। पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग 600 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो ओमकेश्वर डैम के ऊपर बनाया जा रहा है, नर्मदा नदी के ऊपर। और नर्मदा का ओरिजिनेशन कहां से होता है? अमरकंटक हिल से, जो कि कहां पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये चीजें जरूर याद रखनी। और जब ये स्टार्ट हो जाएगा फिर ये इंडिया का सबसे बड़ा हो जाएगा, और वर्ल्ड का तो अपने आप ही है ही है, यहां पे आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, और एनटीपीसी के बारे में एक चीज याद रख लियो कि एनटीपीसी जो है वो 1975 में बनाया गया था। और एनटीपीसी के करंटली जो हम कह सकते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो कौन है? गुरदीप सिंह। तो ये आप थोड़ा सा नोट कर लें, गुरदीप सिंह जो है वो इसके सीएमडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु वन द सेकंड एडिशन ऑफ बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम यहां पे बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 की। तो यार आंसर क्या होना चाहिए? और ये बीबीसी की तरफ से ये अवार्ड दिया गया। उन्होंने 3 कैटेगरीज के अंदर ये अवार्ड दिया है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, एक तो आप क्वेश्चन के अंदर देख रहे हो, एक उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, एक उन्होंने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया। ये उन्होंने पहली बार जो है वो इस बार ऐड किया है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, और एक हमारे पास कौन सा हो गया? स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। तो पहले क्वेश्चन वाला आंसर करते हैं। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है वो किसको मिला है? कोनेरू हम्पी को। तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि कोनेरी हम्पू या कोनेरू हम्पू जो हैं वो लेडी कौन सी गेम से बिलोंग करती हैं? तो आपने याद रखना है कौन सी गेम से बिलोंग करती हैं? चेस से बिलोंग करती हैं। और यह भी याद रखना है कि कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। तो देखो कितने क्वेश्चन आपको पता लगे, एक बार रब कर देता हूं। तो याद रखना है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है वो कोनेरू हम्पी को मिला है। ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं और कौन सी गेम से संबंध रखती हैं? चेस से संबंध रखती हैं। अब क्वेश्चन आया कि इसके अंदर जो 2 और अवार्ड हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अंजू बॉबी जॉर्ज को। अंजू बॉबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ओनली इंडियन एथलीट थी ये जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीता था लॉन्ग जंप के अंदर, और ये बात है 2003 की।
तो अंजू बॉबी जॉर्ज लॉन्ग जंप के अंदर इन्होंने ओनली इंडियन एथलीट हैं जिन्होंने गोल्ड आप कह सकते हो, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जो है वो जीता था। नेक्स्ट आते हैं, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है मनु भाकर को। तो याद रखना है, मनु भाकर को यह अवार्ड मिला है, एयर गन शूटर हैं तो उनको यह अवार्ड मिला, और मतलब पहली बार इस अवार्ड को ऐड किया गया था, तो ये भी आपने याद रखना है। तो तीनों अवार्ड याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको शामिल कर लो। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोनेरू हम्पी। तो आप देख सकते हो कोनेरू हम्पी बैग्स बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, और यहां पे आप देख सकते हो 33 साल की चेस प्लेयर, और ये कहां से बिलोंग करती हैं, आंध्र प्रदेश से, और सेकंड एडिशन बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का है। पहला एडिशन इसका मतलब क्लियर है कि कौन से ईयर में हुआ होगा, 2019 में। और उसमें किसने जीता था स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, उसमें जीता था पीवी सिंधु ने। तो याद रख सकते हो बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु, उन्होंने 2019 में यह अवार्ड जीता था। लेकिन आपको 2019 का बहुत ही कम चांस है, मतलब रेयर चांस है कि वो क्वेश्चन पूछ ले, अदरवाइज नहीं पूछेंगे। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बता चुका हूं अंजू बॉबी जॉर्ज, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो मनु भाकर हैं। तो ये तीनों चीजें जो है वो आपने याद रखनी है। और इवन अगर हम कोनेरू हम्पी जी की बात करते हैं तो इन्होंने 2003 में अर्जुन अवार्ड जीता था, और साथ ही साथ 2007 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी जो है वो मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, Which country won gold medal at ISSF International Shooting Sport Federation Shotgun World Cup 2? मतलब इसमें दो कैटेगरीज होंगी आगे, एक मेन की कैटेगरी, एक वुमेन की कैटेगरी। और जो हमारे पास शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का ये शॉटगन वर्ल्ड कप है, ये आगे जो है वो मतलब दो पार्ट में जो है वो डिवाइडेड है। तो इस चीज को आपने थोड़ा सा याद रखना है, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो डिवाइडेड है। कि इसमें दो तरह की जो है हम कह सकते हैं कि शूटिंग होती है, एक ट्रैप शूटिंग होती है, एक स्कीट शूटिंग होती है। तो दो तरह की शूटिंग होती है, और दोनों में जो है वो कंट्री सबसे पहले नंबर पे आई है। और किस कंट्री ने पहले इसको होस्ट किया था ये आपने याद रखना है। ये सबसे पहले जो है इसका आंसर देते हैं कि कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का जो इवेंट है वो होस्ट किया था इजिप्ट के अंदर। तो याद रखना है इजिप्ट ने इसको होस्ट किया था, तो मतलब ये इवेंट जो है वो इजिप्ट के अंदर हुआ है। और दूसरी चीज, इंडिया का जो रैंक है वो कौन सा है, इंडिया का रैंक जो है वो 7th है पूरी मेडल टैली के अंदर। लेकिन एक इसमें खुशखबरी क्या है कि जो वुमेन ट्रैप टीम है उन्होंने जो है वो इसके अंदर सिल्वर मेडल जीता है। मतलब वो फाइनलिस्ट थी, लेकिन तीन हमारे प्लेयर थे उसमें, कृति गुप्ता थी, मनीषा खीर थी, और साथ में राजेश्वरी कुमारी थी। तो उसमें तीनों ने जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और सिल्वर मेडल उसमें जीता। रशिया जो है वो फाइनल में जीता। इसका मतलब वुमेन टीम के अंदर जो है ट्रैप टीम के अंदर उन्होंने इवेंट में इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता और रशिया ने गोल्ड मेडल जीता। लेकिन अगर आप मेन स्कीट टीम की बात करोगे तो उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उसमें भी रशिया ने टॉप किया। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, रशिया होगा। तो याद रखना है रशिया जो है वो टॉप पे है, स्पेन जो है वो 3rd नंबर पे है, क्रोएशिया जो है वो हमारे पास 2nd नंबर पे है, और रशिया ने जो है वो ओवरऑल टॉप किया है 9 मेडल जीत के। लेकिन इंडिया ने 2 मेडल जीते हैं, मैं बता चुका हूं। वुमेन टीम ने सिल्वर मेडल जीता और मेन टीम ने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो दोनों चीजें याद रखें, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। इंडियन वुमेन ट्रैप टीम सेटल सिल्वर इन ISSF वर्ल्ड कप, और ISSF का मतलब याद रखना इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो आप यहां पे देख सकते हो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, ट्रैप शूटिंग और स्कीट शूटिंग में। और वुमेन ट्रैप टीम के अंदर सिल्वर मेडल जीता है, और जो हमारी मेन स्कीट टीम है उन्होंने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओवरऑल रशिया ने टॉप किया है, क्रोएशिया और स्पेन जो है वो 2nd नंबर पे हैं और 3rd नंबर पे हैं। इंडिया जो है वो 7th नंबर पे है, 2 मेडल इंडिया ने जीते हैं, वो आपको पता लग चुका है। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट अब क्या है हमारे पास, ISSF जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, वो जर्मनी के अंदर है दोस्तों। एग्जैक्ट प्लेस अगर आपको पूछ लें तो म्यूनिच, तो म्यूनिच जो है वो एग्जैक्ट प्लेस है, अदरवाइज कंट्री अगर आपको पूछें तो जर्मनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु इज रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स। तो वो पहले भी पॉइंट हो चुके हैं, अब दोबारा से जो है वो उनको अपॉइंट किया गया, मतलब रीअपॉइंटेड है वो। और फटाफट बताएंगे यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि हम बात करें यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर्स की मतलब हम बात करें यहाँ पे कैग की बात जो है वो यहाँ पे हो रही है। तो यार अब तो आंसर मेरे ख्याल से कोई भी मुश्किल नहीं होगा, आंसर क्या होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो याद रखना है गिरीश चंद्र मुर्मू क्या होगा, आंसर होगा। तो बाकी जो ऑप्शन देख रहे हो उनको भी आप याद कर सकते हैं, लाइक सुनील अरोड़ा जी कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे। जशवर्धन कुमार सिन्हा, मैंने आपको नवंबर के आसपास ये क्वेश्चन कवर करवाया था कि ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं इंडिया के। और राजीव महर्षि जो हैं वो पुराने हमारे क्या थे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे। तो इंपॉर्टेंट हो गया कि किसको रीअपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स में, तो अपॉइंट किया गया दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। और ये पूरा साल मतलब यूनाइटेड नेशंस का 2021 का जो है वो क्या रहेंगे, एज ए चेयरमैन रहेंगे इस एक्सटर्नल ऑडिटर्स के पैनल के अंदर।
कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं मुर्मू जी? ये बिलोंग करते हैं ओडिशा से, मतलब इनका जन्म जो है वो ओडिशा के अंदर हुआ था। और कौन से नंबर के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है हमारे? वो हैं 14th नंबर के, तो ये याद रखेंगे 14th कैग है हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और ये 2020 में अगस्त के आसपास जो है वो इनको बनाया गया था। और आपने याद रखना है कैग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 148। कैग की अपॉइंटमेंट जो है वो किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल ये सारी चीजें आप याद रखोगे। गिरीश चंद्र मुर्मू जी का चेहरा आप देख सकते हो, अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, यहां पे नाम आ गया था यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स। तो इसमें कितनी कंट्रीज के एक्सटर्नल ऑडिटर्स अपॉइंटेड होते हैं? 13 कंट्रीज के अपॉइंटेड होते हैं, बिल्कुल। और ये बॉडी जो है वो किसने बनाई है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से बनी हुई है। नेक्स्ट आते हैं, हु इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अंटिल 2025। 2025 तक जो है उनको चुन लिया गया, मतलब 4 साल के लिए उनको चुन लिया गया है। और मैं आपको फिर से यहां पे हिंट देना चाहता हूं, उनको भी री इलेक्ट किया गया है। क्या किया गया है? री इलेक्ट किया गया है, मतलब वो पहले भी थे, अब उनको 4 साल के लिए और चुन लिया गया है। तो बहुत ही सिंपल हो गया। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा थॉमस बेक। तो यार आंसर याद रख लें, थॉमस बेक जो हैं उनको चुन लिया गया है दोबारा से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट, और 4 साल के लिए चुन लेगा 2025 तक। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पे? ये है स्विट्जरलैंड में। एग्जैक्ट प्लेस कहां पे? लुसान। तो याद रखना है लुसेन के अंदर या लुसान के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर आपको ये मिलेगा। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1894 में हुई थी। प्रेसिडेंट मैं आपको बता चुका हूं थॉमस बेक। और गाइस बाकी जो आप नाम देख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लाइक इसमें सबसे पहले आप एक नाम देख रहे हो विजय सांपला जी का। तो विजय सांपला जो है वो मैंने क्वेश्चन में कवर कराया था मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के अंदर कि क्या बनाया गया? चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट अंडर आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनको चेयरमैन बनाया गया विजय सांपला जी को। नेक्स्ट फिर हमारे पास नाम आता है जयशाह जी का। तो जयशाह जी का नाम जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जयशाह जी जो हैं प्रेसिडेंट बनाए गए हैं किसके? एशियन क्रिकेट काउंसिल के। एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। नेक्स्ट आ गया इसके बाद सिको हैशिमोतो। तो यार ये नाम आपने जरूर याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये टोक्यो ओलंपिक की प्रेसिडेंट बनाई गई हैं, तो याद रखना है सिको हशिमितो ये जो है वो टोक्यो ओलंपिक की प्रेसिडेंट बनाई गई हैं। तो फिर से एक बार बता देता हूं कि सिको हशिमितो जो है वो टोक्यो ओलंपिक्स की प्रेसिडेंट है। थॉमस बेक जो है मैं बता चुका हूं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो है वो प्रेसिडेंट बनाए गए 2025 तक, 4 साल का इनका टाइम पीरियड है, तो इस चीज को याद रखना है। विजय सांपला जी है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन बनाए गए हैं। जयशाह जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। तो चारों की ऑप्शन आपकी क्लियर होंगी। थॉमस बेक री इलेक्टेड एज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी प्रेसिडेंट अंटिल 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, विच बैंक टॉप द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स। मतलब 3 महीने से लगातार डिजिटल पेमेंट्स के अंदर सबसे पहला स्थान हासिल करने वाला बैंक कौन है, जो कि एक रैंकिंग जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से। तो फटाफट बताएंगे यार आंसर क्या होगा। यस फटाफट बच्चों ने बता दिया। अगर आप नहीं सोच पा रहे तो यार एक बार वीडियो को पॉज जरूर कर लें और मेरे साथ आंसर को मैच जरूर कर लें। तो आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन आपको पता है दिनेश कुमार खरा जी हैं। हेडक्वार्टर जो है वो इसका मुंबई होगा। और टैगलाइन बहुत सी टैगलाइन है, लेकिन एक टैगलाइन आपने जरूर याद रखनी है, द बैंकर टू एवरी इंडियन। और इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? अंडर द एसबीआई एक्ट ऑफ 1955। तो ये 4-5 चीजें आप जरूर याद रखोगे। एसबीआई लीड्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड। और बहुत ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है कि एसबीआई पहले नंबर पे इस चीज के अंदर। और एसबीआई की परफॉर्मेंस जो है वो डिजिटल पैरामीटर के ऊपर बहुत ही अच्छी है। इवन सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस का जो वॉल्यूम है वो एसबीआई का है। और एसबीआई लार्जेस्ट डेबिट कार्ड इशू भी करता है, और मोर देन 29 करोड़ डेबिट कार्ड जो है वो अपने कस्टमर्स को इशू किए हैं। तो ये सारी चीजें आप जस्ट फटाफट जो है वो पढ़ लेंगे, ताकि जो है वो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु वन द गोल्ड इन मैटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज 2021 हेल्ड इन रोम इटली। तो दोस्तों इसमें जानने वाली चीजें क्या है कि ये एक तो रेसलिंग टूर्नामेंट है, इस चीज को याद रखना है। और ये रेसलिंग टूर्नामेंट का नाम क्या है? मैटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज 2021। ये कौन सी कंट्री ने होस्ट किया? इटली ने इसको होस्ट किया है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आ गया कि किसने गोल्ड मेडल जीता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया ने टोटल 8 मेडल जीते हैं इस सीरीज के अंदर, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज हैं।
तो इसका मतलब अगर मैं बता चुका हूं कि 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज हैं, तो इसका मतलब यार 2 गोल्ड का मतलब आंसर क्या होगा, बोथ बी एंड सी होगा। मतलब बजरंग पुनिया जी होंगे और विनेश फोगट जी होंगी। तो दोनों ने ये जो है वो जीता है, और बजरंग पुनिया ने तो फ्री स्टाइल मतलब 65 केजी के अंदर गोल्ड जीता है, और विनेश फोगट जी ने आप कह सकते हो वुमेन्स 53 केजी के अंदर जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है और इस टूर्नामेंट का नाम आप जरूर याद रखेंगे। तो बजरंग पुनिया टेक्स गोल्ड नंबर 1 रैंक इन रोम मैट्यू पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज इवेंट। तो आप यहां पे देख सकते हो 14 मेंबर की इंडियन रेसलिंग टीम थी जिन्होंने 8 मेडल जो है वो जीत लिए हैं। 26 कंट्री में इसमें पार्टिसिपेट किया है, जो कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की तरफ से जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी। तो इंपॉर्टेंट है कि किसने इसको ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। और बजरंग पुनिया वन दिस सेकंड कॉन्जिक्यूटिव गोल्ड मेडल इन द मेन 65 केजी, मतलब दूसरी बार लगातार उन्होंने जो है वो ये मेडल जीता है। नेक्स्ट विनेश फोगट जी ने ये मेडल जीता है 53 केजी ऑफ वुमेन रेसलिंग के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली हमने विनेश फोगट जी के क्वेश्चन किया था, लाइक 1-2 मार्च के आसपास हमने इस क्वेश्चन को किया था कि यार उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कौन सी यूक्रेन रेसलिंग कोच मेमोरियल टूर्नामेंट के अंदर, तो वो 24th था, 24th आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोच मेमोरियल टूर्नामेंट के अंदर जो यूक्रेन के अंदर हुआ था, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका मतलब 2 क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो कि रोम के अंदर भी जो रेसलिंग का टूर्नामेंट हुआ उसके अंदर भी इन्होंने जीता, उसका नाम जो है वो आपने जरूर याद रखना है। नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के थ्रू आप क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। और नाम क्या है, मेटो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज इवेंट 2021। और एक इन्होंने जो है वो जीत लिया, वो किसके अंदर जीत लिया है, वो इन्होंने जीत लिया है बहुत ही फेमस यूक्रेन रेसलिंग चैंपियनशिप। और विनेश फोगट जी का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली आपने याद रखना है कि इंडियन वुमेन रेसलर अंशु मलिक जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 57 केजी कैटेगरी के अंदर इंडिविजुअल वर्ल्ड कप कैटेगरी के अंदर, जो कि कहां पे हुआ, सर्बिया के अंदर, ऑर्गेनाइज बाय अगेन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। तो यार अंशु मलिक, विनेश फोगट, बजरंग पुनिया, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी कोई नहीं पूछेगा आपको कि 65 केजी है या 63 है, फ्री स्टाइल है, कौन है, तो कोई नहीं पूछेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला सेक्शन है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने में ही हमें 20-22 मिनट लग गए, तो इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 90% से ज्यादा चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के आने के। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज साइंड एमओयू विद द यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी टू इशू फ्री न्यू पीवीसी आयुष्मान कार्ड्स फॉर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो आपको पता है कि यार 5 लाख रुपए आपको हर साल मिलते हैं ताकि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी किसी भी तरह की आपको बीमारी है तो उसका आप समाधान जो है वो यहां पे कर सकते हो। तो ये आपको मतलब बहुत ज्यादा फायदा देती है स्कीम, और खास करके जो लोगों के पास पैसे नहीं हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते ट्रीटमेंट को, तो उनके लिए यार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसी स्कीम जो है वो देश को आगे बढ़ाती हैं। और ये कितनी स्टेट्स और यूटी में स्टार्ट हुई है, ये मैंने उस दिन भी बताया था कि 11 स्टेट्स और यूटीज में स्टार्ट की गई है। और पीवीसी कार्ड जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि स्टेप है। किसका ये स्टेप है, ये जो है स्टेप है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने रिसेंटली, हमने कुछ दिन पहले किया था कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने आयुष्मान कार्ड्स जो हैं वो इशू करने हैं, जो कि किससे बने होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किससे बने होंगे, वो पीवीसी कार्ड्स होंगे। मतलब अगर आप सिंपल लैंग्वेज में इसको कहोगे तो वो किससे बने होंगे, वो बने होंगे हमारे पास पॉलीविनाइल से। तो इस चीज को आपने याद रख लेना है, बिल्कुल पॉलीविनाइल क्लोराइड आप कह सकते हो कि उससे बने होंगे। लेकिन यार आपको ये पता होना चाहिए कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री स्कीम के अंदर कार्ड होना जरूरी नहीं है। आप बैंक में जाके या आप कह सकते हो कि आप हॉस्पिटल में जाके भी ये चेक कर सकते हो कि आप एलिजिबल हो उसके लिए या नहीं हो। लेकिन फिर भी आपने याद रखना है कि यूटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलकर जो है वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ये फ्री कार्ड जो है वो जन आरोग्य स्कीम के लिए इशू करेंगे। अदरवाइज पहले 30 रुपए फीस थी, लेकिन अब ये फीस नहीं लगेगी। कितनी स्टेट्स और यूटी में स्टार्ट की गई, 11 स्टेट्स और यूटी में स्टार्ट की गई है। और रिसेंटली इन्होंने टाई अप किया था किसके साथ, ये जो सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं वो आयुष्मान कार्ड्स को जनरेट करेंगे। तो ये भी आपने जो है वो याद रखना है। तो ये मैंने पहले बताया था कि एसेंशियल नहीं है कि आपने कोई भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए आयुष्मान कार्ड बनाना ही बनाना है, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी आप जो है वो इसको याद रख सकते हो क्योंकि इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो याद रखना है इसके जो सीईओ हैं वो कौन है, डॉक्टर राम सेवक शर्मा। डॉक्टर राम सेवक शर्मा, डॉक्टर आप कह सकते हो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से रिलेटेड है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे, न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंपनी एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन मेड एन एग्रीमेंट विद भूटान बेस्ड हाइड्रो एनर्जी कंपनी फॉर द फाइनेंसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन भूटान। तो हमारी 2 कंपनीज आप कह सकते हो, एक तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एक कंपनी और है जो कि दोनों मिलके
भूटान के साथ, इवन भूटान की भी हाइड्रो एनर्जी कंपनी होगी और वहां पे भूटान के अंदर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ चाहे इतना ही क्वेश्चन आप याद कर ले जो स्लाइड में दिया हुआ है। तो आंसर क्या होगा इसका, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। तो आंसर क्या होगा, REC होगा। तो इसलिए याद रखना है, REC आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ड, और इसी से आप क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। तो आप यहां पे देख सकते हो पीएफसी का मतलब आपको पता लग गया होगा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। REC का मतलब आपको पता लग गया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, और आप कह सकते हो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और साथ ही साथ एक भूटान की हमारे पास एनर्जी लिमिटेड कंपनी होगी, हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड कंपनी होगी, जिसका नाम क्या, खुलोंगचू। और 600 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाएंगे वो कहां पे, भूटान के अंदर। और आप थोड़ा सा याद कर सकते हो, सिर्फ चाहे एक बार पढ़ लें कि भूटान की जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी है या एनर्जी कंपनी है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है खुलोंगचू हाइड्रो। तो वो नाम है, और तीनों मिलके जो है वो इसको स्टार्ट करेंगे। और साथ में योगदान जो है वो दोनों गवर्नमेंट का तो रहेगा, क्योंकि ये इंटर गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट है। इंडियन गवर्नमेंट और भूटान गवर्नमेंट के बीच में ये एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है। तो गाइस इसमें और कुछ भी याद करने वाली बात नहीं है, ना ही REC के बारे में याद रखना है, ना ही पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में याद रखना है। एग्जामिनर के पास बहुत सी चीजें पूछने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सैमसंग कार्ड साइंड ए MOU विथ विच कार्ड प्रोवाइडर कंपनी टू लॉन्च ए फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक पेमेंट कार्ड। तो सिर्फ एक ऐसा कार्ड जो है वो लॉन्च करने जा रहा है सैमसंग, जिसके अंदर जो है वो बायोमेट्रिक कार्ड्स होंगे। मतलब आपने सिर्फ जो है वो क्या करना है, एक चिपसेट जो है वो लगा होगा, उसमें जो है आप अपना अंगूठे का निशान या कोई भी बायोमेट्रिक जो भी वो कहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप पेमेंट कर सकते हो। मतलब बहुत ही सिंपल है कि बायोमेट्रिक कार्ड के थ्रू जो है वो एक चिप इनेबल्ड होगा, तो उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। और ये किसके साथ मिलकर बना रहे हैं, वो मास्टर कार्ड के साथ मिलकर बना रहे हैं। तो आप देख सकते हो मास्टर कार्ड साइन MOU टू डेवलप बायोमेट्रिक कार्ड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बायोमेट्रिक के लिए यहां पे जो है वो आपका फिंगरप्रिंट जो है वो लिया जाएगा। तो आप देख सकते हो, इट इज टू डेवलप ए बायोमेट्रिक कार्ड विद बिल्ट इन फिंगरप्रिंट स्कैनर सेंसर टू प्रोवाइड फास्टर एंड सिक्योर पेमेंट ट्रांजैक्शन। तो उसके ऊपर मैंने आपको दिखाया कि इस तरह सा बायोमेट्रिक जो है वो लग जाएगा और उसके ऊपर आप स्कैन कर सकते हो। तो यूजर्स कैन पे थ्रू बायोमेट्रिक कार्ड एट एनी मास्टर कार्ड चिप इनेबल्ड टर्मिनल और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। तो उसमें डालोगे तो उसमें पिन नहीं पूछेगा वो आपसे, मतलब वो आपसे ATM पिन नहीं पूछेगा, सिर्फ आपने क्या लगाना है उसके ऊपर ये अपना फिंगरप्रिंट रख देना है, तो अपने आप ही वो क्या हो जाएगा, आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो पहले ये साउथ कोरिया में जो है वो स्टार्ट किया गया था कुछ डेमो बेसिस पे, लेकिन अभी पूरे साउथ कोरिया में इसको स्टार्ट किया जाएगा धीरे धीरे करके, फिर ये ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे जहां जहां पे सैमसंग इसको स्टार्ट करना चाहते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने के लिए, वो कर सकता है। लेकिन इनिशियली इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए की गई है, या आप कह सकते हो कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स में इसको यूज किया गया, क्योंकि उनकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं और वो ज्यादा करते हैं, इसलिए पहले कॉर्पोरेट्स के लिए इसको स्टार्ट किया गया। तो मास्टर कार्ड याद रखना आपने, मास्टर कार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क है, लेकिन मास्टर कार्ड के प्रेसिडेंट और CEO कौन है, मिशेल मेबेक। तो याद रखना, पहले अजय बांगा जी थे, लेकिन याद रखना है मिशेल मेबेक का जो है वो आजकल प्रेसिडेंट और CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, रशिया एंड विच कंट्री पार्टनर टू सेटअप इंटरनेशनल ल्यूनर साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ल्यूनर साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन होगा। रशिया और कौन सी कंट्री मिलके जो है वो इसको क्या कर रही है, स्टार्ट कर रही है, तो फटाफट बताएंगे। और ये क्यों स्टार्ट कर रही है ये भी आप देख सकते हो कि ल्यूनर बेस्ड ऑब्जर्वेशन मिल सके, एक्सप्लोरेशन ज्यादा हो सके, साथ ही साथ टेक्निकल वेरिफिकेशन या एक्सपेरिमेंट हम कर सकें, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट अच्छे कर सकें, और दूसरी कंट्रीज को भी क्या मिलेगा, इसका हेल्प मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो ल्यूनर साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन बनाया जाएगा, ये ल्यूनर सरफेस के ऊपर बनाया जाएगा या ल्यूनर ऑर्बिट के आसपास बनाया जाएगा, और ये रशिया और चाइना मिलके जो है वो बनाएंगे। मतलब रशिया की आपको पता है कि यार एजेंसी कौन सी है, रॉसकॉस्मोस है। तो और चाइना के आपको पता है, चाइना की जो है वो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको हम CNSA कहते हैं। तो रशिया की रॉसकॉस्मोस है, और जापान की जाक्सा है आपको पता है, यूरोपियन यूनियन की ESA है, कनाडा की CSA है, और नासा USA की है। तो चाइना का आपको पता लगा CNSA, जिसका मतलब है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग चाइना के अंदर है। तो ये रशिया और चाइना, तो इंटरनेशनल करंट अफेयर जो है वो आप यहाँ पे कर रहे हो। तो चाइना एंड इंडिया टू बिल्ड ल्यूनर स्पेस स्टेशन, और वो ल्यूनर स्पेस के ऊपर बनाएंगे या फिर ल्यूनर ऑर्बिट के आसपास बनाएंगे। ये रिसर्च एक्टिविटीज को और अच्छा करेगा, खास करके ल्यूनर एक्सप्लोरेशन के अंदर यूटिलाइजेशन या ल्यूनर बेस्ड ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत ही सहायक करेगा। तो इसमें और कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ यही याद रखना है। और ये जो होगा वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो इसको यूज किया जा सकता है। ल्यूनर साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन बन रहा है, तो ल्यूनर एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाएगा। एक होता है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो भी आप थोड़ा सा याद कर सकते हो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो बनाया गया था, ताकि वहां पे जो है वो जितनी भी सैटेलाइट जाती हैं तो कोई भी चीज उनको प्रोवाइड करनी है तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से प्रोवाइड की जाती है। तो 1998 में जो है वो उसका गठन किया गया था 5 एजेंसीज के द्वारा, जो मैंने आपको अभी बताई हैं। नासा आपको बताया,
आपको रॉसकॉस्मोस बताया रशिया का, आपको जाक्सा बताया किसका, जापान का, यूरोपियन यूनियन का बताया मैंने ईएसए, और कनाडा का बताया सीएसए। इन पांचों ने मिलकर जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का गठन 1998 में किया था। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, विच ई कॉमर्स कंपनी लॉन्च स्मार्ट पॉइंट ऑफ सेल ए न्यू एप्लीकेशन फॉर एक्सेप्टिंग कॉन्टेक्टलेस पेमेंट थ्रू स्मार्टफोन्स। तो आपको पता है कि यार इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत करते हैं कि फोन से ही जो है वो आप अपनी पेमेंट कर सकते हो। तो उसके लिए ई कॉमर्स कंपनी की तरफ से एक ऐप का लॉन्च किया गया है अपनी बिजनेस एप्लीकेशन के ऊपर, ताकि इसका आप यूज करके पेमेंट को एक्सेप्ट भी कर सकते हो और पेमेंट को आगे कर भी सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपके पास पेटीएम। तो याद रखना, आप यहां पे देख सकते हो पेटीएम लॉन्च स्मार्ट पीओएस एंड साउंड बॉक्स 2.0। तो इसके अंदर क्या होगा, पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसके थ्रू आप जो है वो ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। उन्होंने मिज़ा और मास्टर कार्ड दोनों के साथ ये टाई अप किया कि वो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम जो है वो एप्लीकेशन के थ्रू स्टार्ट कर सके। और उन्होंने साथ ही साथ साउंड बॉक्स 2.0 जो है वो क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया है। तो मेरे ख्याल से साउंड बॉक्स 1.0 सारे बच्चों ने देख लिया होगा, क्योंकि वो क्या है कि जब आप पेटीएम से पेमेंट करते हो तो साथ में एक डिवाइस लगी होती है जिसमें वॉइस आती है कि इतनी पेमेंट जो है वो रिसीव हो चुकी है। अब इन्होंने 2.0 के अंदर क्या लगा दिया, एक डिजिटल स्क्रीन भी लगा दिया साथ में। तो वो मतलब इसका सेकेंड वर्जन जो है वो बन चुका है। तो पेटीएम के बारे में याद रखना है कि फाउंडर और सीईओ जो हैं वो कौन है, पेटीएम के फाउंडर और सीईओ हमारे पास हैं विजय शेखर शर्मा, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच बैंक लॉन्च्ड ए वेरिएबल प्रोग्राम नेम्ड वेयर एंड पे टू मेक कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शंस। तो यार ये ट्रेंड चल पड़ा है कि एक आपको बैंड देंगे या कुछ भी देंगे पहनने के लिए हाथ में, तो उसमें जो है वो एक चिप लगी होगी बैंक की, जो कि आपके अकाउंट के साथ रिलेटेड होगी। तो उससे आप सिर्फ पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स के जो है वो उसके ऊपर लेके जाओगे और वो कॉन्टेक्टलेस जो है वो पेमेंट हो जाएगी। ये रिसेंटली हमने पढ़ा है एसबीआई और टाइटन का हो चुका है। एसबीआई और टाइटन ने मतलब ऐसी वॉचेस निकाली हैं, वो मतलब मई में लॉन्च हो जाएंगी, जिसके थ्रू आप ऐसी पेमेंट कर सकते हो। अब एक बैंक ने और जो है वो निकाली है, लेकिन वो किसी के साथ टाई अप करके नहीं, उन्होंने खुद की निकाली है ऐसी। तो ये कौन सा बैंक है दोस्तों, ये बैंक है हमारे पास एक्सिस बैंक। तो याद रखना, एक्सिस बैंक की तरफ से निकाला गया, इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और इसने 1994 में जो है अपना काम स्टार्ट किया था। इसके एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। तो याद रखना है अमिताभ चौधरी, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेगा। टैगलाइन क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी। तो नेक्स्ट आप यहां पे देख सकते हो, एक्सिस बैंक लॉन्च्ड वेयर एंड पे ए रेंज ऑफ न्यू एज पेमेंट सोल्यूशन, और इसके थ्रू जो है वो आप क्या कर सकते हो, अपनी पेमेंट आराम से कर सकते हो। तो ये अपने वेरिएबल पेमेंट्स निकालेंगे, मतलब किसी वॉच कंपनी के साथ इनका टाई अप नहीं है, जो कि की चेन बैंड या वॉच लूप के साथ आप जो है वो रख सकते हो। और ये फ्लेक्सी चिप जो है वो आपके कार्ड के साथ जो है वो लिंक्ड होगी या आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड होगी। तो उसमें 5,000 रुपए की जो है वो कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स कर सकते हो। इसको सिर्फ वेव करना है अपने पॉइंट ऑफ सेल मशीन से। तो कितना आसान हो चुका है, और इसकी ज्वाइनिंग फीस जो है वो बहुत ही कम है, 750, और एनुअल फीस 500। तो इसके थ्रू आप इसको असेस कर सकते हो। एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी हैं, टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच बैंक एंड चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड लॉन्च देयर को लेंडिंग बिजनेस। मतलब अब ये दोनों मिलके जो है वो क्या किया करेंगे, पैसा जो है वो लेंड किया करेंगे। तो आरबीआई की गाइडलाइंस है को लेंडिंग बिजनेस के लिए, लेकिन उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि कौन से बैंक की बात करें। जो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के साथ जो है वो मिलके जो है वो को लेंडिंग बिजनेस के अंदर जो है वो बढ़ेंगे। तो कौन से बैंक की बात हो रही है, यहां पे हो रही है करूर वैश्य बैंक। तो याद रखना है करूर वैश्य बैंक। तो ये मिलके जो है वो बना रहे हैं चोला के साथ, या आप चोला डायनेस्टी के बारे में याद रख सकते हो तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ या फाइनेंशियल कंपनी के साथ ये टाई अप हुआ है। तो क्या होगा, जब ये दोनों मिलके करेंगे तो कैपिटल जो है वो ज्यादा हो जाएगी, जिसके कारण वो इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो कम कर देंगे। तो अच्छे से जो है वो लोन आगे जो है वो दे सकते हैं। इजिली स्केलेबल मॉडल टू फैसिलिटेट रैपिड बिजनेस एक्सपेंशन एंड इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। तो दोनों मिलके जो है वो रिस्क मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं और टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज कर सकते हैं, और अलग अलग बैंक्स को जो है वो साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन आपने याद रखना है, को लैंडिंग बिजनेस के लिए आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस हैं कि दोनों किस तरह से जो है वो आपस में दो बैंक या एक बैंक और फाइनेंशियल कंपनी आपस में मिल सकती हैं। तो कोई भी एनबीएफसी है, लाइक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उसका जरूरी है कि मिनिमम टू मिनिमम 20% शेयर जो है वो इंडिविजुअल लोन्स में होना चाहिए। कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जैसे कि यहां पे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी है, तो उसका 20% शेयर जो है वो इंडिविजुअल लोन्स में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो उनकी जो अगर 20 ब्रांचेस से कम है तो वो फॉरेन बैंक्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब इट विल नॉट अप्लाई टू फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस। और ये बैंक को जो है वो एक फैसिलिटी देते हैं
कि यार आपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी है, मतलब कितना लोन देना है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना जाएगा, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स के अंदर जो है वो 32% या 40% जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप इसको पूरा करोगे। तो ये 3 कंडीशन जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, ये आप जरूर याद रखेंगे। तो आपको करूर तमिलनाडु के अंदर हेडक्वार्टर है करूर वैसा बैंक का, और साथ ही साथ टैगलाइन का है स्मार्ट वे टू बैंक, लेकिन आपने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के बारे में कुछ भी याद नहीं रखना। Next, disciplinary panel of the National Anti-Doping Agency imposed sanctions on whom for the violation of NADA's code। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की तरफ से किसको जो है वो यार बैन लगा दिया गया है। इवन बैन भी जो है वो अच्छा खासा लगाया गया नाडा की तरफ से, जो कि एक डोपिंग एजेंसी है जो ये देखती है कि किसी ने कोई ऐसा प्रोहिबिटेड जो बैन के ओवर सब्सटेंस है कहीं उसकी यूजेस तो नहीं ली है या उसको जो है वो इनहेल तो नहीं किया, ताकि जो है वो अपनी एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म कर पाए खेल के अंदर। तो इसीलिए जो है वो एक बॉक्सर और एक वेट लिफ्टर के ऊपर जो है वो बैन लगा है। और वो बॉक्सर कौन है, तो नाम याद रखेंगे, रुचिका ये बॉक्सर हैं, और साथ ही साथ जो हैं वो माधवन आर, तो माधवन आर जो है वो वेट लिफ्टर हैं। तो दोनों के ऊपर बैन लगा दिया है क्योंकि प्रोहिबिटेड सब्सटेंस इन्होंने टेक किया, जिसके कारण जो है वो इनके ऊपर बैन लग चुका है। कितने साल का बैन लगा है, माधवन आर एंड रुचिका दोनों के ऊपर बैन लगा है, लेकिन रुचिका के ऊपर जो है वो 2 साल का, माधवन आर के ऊपर 4 साल का बैन लगा है। सिर्फ इतना याद रखना है कि ये नाडा की तरफ से बैन जो है वो लगाया गया है। तो आप देख सकते हो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया की तरफ से ये बैन लगाया है बॉक्सर रुचिका और वेट लिफ्टर माधवन के ऊपर डोपिंग वायलेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इसमें सिर्फ इतना याद रखेंगे, सिर्फ नाम हमने याद रखना है। वी हब जो कि तेलंगाना का एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, कोलैबोरेटेड विद विच कंट्री टू लॉन्च वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम अपसर्च। तो यार एक नया प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है वी हब और एक कंट्री के साथ मिलके, और ये पहली कंट्री है, ऐसी फॉरेन टाइप्स हैं जिसके अंदर कोई फॉरेन कंट्री जो है वो वी हब के साथ टाइप कर रही है और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक नया प्रोग्राम जो है वो उन्होंने लॉन्च किया है। तो वी हब जरूर याद रखना है किस स्टेट से बिलोंग करता है। ये स्टेट लेड इंक्यूबेटर है जो कि स्टार्टअप्स को या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाता है, और ये तेलंगाना से बिलोंग करता है। और इन्होंने टाई अप किसके साथ किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया भी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है, उसका नाम हमारे पास क्या हो गया, अपसर्च। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बिल्कुल याद रखेंगे, कैपिटल कैनबरा है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्कॉट मॉरिसन है, बिल्कुल याद रखेंगे। और क्या मुझे कोई बता सकता है ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट माउंटेन मुझे कमेंट बॉक्स में सब बच्चों ने बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है। वी हैव टाई अप विद द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट टू स्टार्ट अपसर्च प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम, ताकि यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन जो है वो किया जा सके। तो ये 12 हफ्तों का एक प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम होगा, जिसमें जो भी स्टार्टअप्स हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा स्टार्ट किए हुए, उनको जो है वो सिखाई जाएंगी चीजें कि किस तरह से आपने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाना है, रिस्क को मिनिमाइज करना है, वाइल सेलिंग नोवेल प्रोडक्ट्स एंड अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और आपको किस तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को आगे बढ़ाना है और रिस्क को मिनिमाइज करते जाना है। ऑस्ट्रेलिया इज द फर्स्ट इंटरनेशनल पार्टनर ऑफ द वी हब, ये मैं आपको बता चुका हूं। और खास करके जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका ध्यान जो है वो किस तरफ लेके जाना है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। और हमने कल किया था कि स्टेम जो एक हम कह सकते हो कि एक प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से तो इनिशिएट किया गया, लेकिन आईबीएम भी जो है वो इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहा है टू सपोर्ट इंप्रूव द जेंडर इक्विटी इन द स्टेम, कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम वुमेन जो है वो इस फील्ड के ऊपर काम करें और वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाइट्स पे जो है वो पहुंच सकें। वी हब जो है वो इंडिया का पहला और ओनली स्टेट लेड इंक्यूबेटर है जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करता है, प्रमोट करता है। तो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता लग चुकी हैं, याद रखना है। और वी हब का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे है, तेलंगाना के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट इज सेट टू मैंडेट इलेक्ट्रॉनिक ई वॉइसिंग, और या आप कह सकते हो ई इनवॉइसिंग जीएसटी रेजीम फॉर बिजनेस एंटिटीज विद अ टर्नओवर ऑफ डैश मोर फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। तो कंपलसरी कर दिया कि अगर इतनी टर्नओवर है या इससे ज्यादा है तो आपको 1 अप्रैल 2021 से ई इनवॉइसिंग जो है वो फाइल करनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी कर दिया है। मतलब ये पहले भी जो है वो उन्होंने किया था, पहले भी इसके 2 फेज जो है वो हो चुके हैं। मतलब पहले इन्होंने कहा था कि यार जिनके 500 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है या 500 करोड़ है तो वो फाइल करेंगे। फिर उन्होंने दूसरे फेज में कहा कि यार 100 करोड़ या 100 करोड़ से ऊपर। अब इन्होंने कह दिया कि 50 करोड़, मतलब तीसरे फेज में कह दिया कि अगर 50 करोड़ या उससे ऊपर की टर्नओवर है तो आपको ये जो है वो भरना ही पड़ेगा, ई इनवॉइसिंग जो है वो भरनी पड़ेगी। तो सिंपल याद रखना, लेकिन ये किया किसने है, सीबीआईसी की तरफ से किया गया है, मतलब सेंटर बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स की तरफ से किया गया है। कौन है चेयरमैन, एम अजीत कुमार हैं। और सीबीईसी के तो मेरे ख्याल से सबको पता है। और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें और इनकम टैक्स की बात यहां पे नहीं हो रही, ये सीबीआईसी है, यस
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो इसको याद रखना है। और इसके हैं हमारे पास एम अजीत कुमार। और हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस के कौन है? डायरेक्ट टैक्सेस के मोदी जी हैं। इस चीज को याद रखना बिल्कुल। और 50 करोड़ मैं बता चुका हूं। तो पहले फेज में इन्होंने कहा था कि 500 करोड़ की टर्नओवर, सेकंड फेज में इन्होंने कहा था 100 करोड़ की। और ई इनवाइसिंग जो है मैंडेटरी है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर 2017 में ये मैंडेटरी कर दिया गया था। आपको पता है कि जीएसटी जो है वो स्टार्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। पहला है कि एफडीए इंक्रीज कर दिया इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर 74% कर दिया 49% से। तो यार ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीए कितने परसेंट हो चुकी है? 74% हो चुकी है। नेक्स्ट जो दिल्ली गवर्नमेंट का बजट था, उन्होंने अपने बजट के अंदर जो है वो देशभक्ति बजट जो है वो इंक्लूड किया। मतलब उन्होंने अपने बजट को एक तरह से नाम क्या दे दिया? देशभक्ति बजट। बस इतना ही याद रखना है, अदरवाइज कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सुष्मिता मुखर्जी ऑथर्ड ए न्यू बुक टाइटल्ड बांझ इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ द कंप्लीट वुमेन। बांझ तो यार नाम से पता लग रहा है, तो एक बहुत ही आप कह सकते हो कि इमोशनल जो है वो ये बुक होगी कि जिसके बारे में लिखी गई है, खास करके वुमेन के लिए इमोशनल अटैचमेंट जो है वो इसके साथ होगी। इसमें छोटी छोटी 11 स्टोरीज हैं, सोशल बैकग्राउंड जिनकी है, जिसमें जो है सोसाइटी क्या सोचती है, बच्चा नहीं पैदा हो रहा है या क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उस तरह की चीजें जो है इसमें बताई गई हैं। तो सिर्फ एक बार आपने इसका नाम जो है वो पढ़ना है, एक ऑथर का नाम पढ़ना है, बस और कुछ नहीं करना, पढ़ना है, याद नहीं रखना। नेक्स्ट क्रिएशन ऑफ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। तो यार ये आप थोड़ा सा आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपने इसको देख लिया है एक बार कि ये क्या चीज है। ये आप कह सकते हो कि एक तरह का सरकार का जो है वो एक रिजर्व फंड है, जो कि हेल्थ या एजुकेशनल सेस जो लग रहा है वो इसके अंदर इकट्ठा होगा, जिसका नाम क्या रखा गया? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर देखेगी। और ये नॉन लैप्सेबल रिवर्स रिजर्व फंड है, जो कि पब्लिक अकाउंट के अंदर जाएगा। हेल्थ के लिए क्या होगा? ये यूज होगा। मतलब ये हर साल जो है वो इसी तरह से चलता रहेगा। मतलब एक तरह का फंड है ये, और हेल्थ के लिए यूज किया जाएगा, हेल्थ सेस इसमें आएगा। नेक्स्ट फर्स्ट एवर विजिट ऑफ द आईएनएस टू हिस्टोरिक पोर्ट सिटी ऑफ द मोंगला बांग्लादेश। तो बांग्लादेश आपको पता है कि यार हम बहुत ज्यादा बांग्लादेश के साथ इंडल्ज हो रहे हैं आजकल, बिकॉज बांग्लादेश की 50th एनिवर्सरी जो है वो इंडिपेंडेंस डे की हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपको पता है स्वर्णिम विजय वर्ष 50th एनिवर्सरी बांग्लादेश की है, तो ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं। लाइक हमारा जो इंडियन नेवल शिप है सुमेधा जो है वो वहां पे गया, और आईएनएस कुलिश जो कि इंडिजीनियसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल जो है वो वेसल है, तो वो भी वहां पे गया। तो 2 आईएनएस शिप्स को हमने वहां पे भेजा है, आईएनएस कुलिश और आईएनएस सुमेध। तो इन दोनों को आपने याद रखना है। नेक्स्ट आइवरी कोस्ट प्राइम मिनिस्टर हमीद बकायो को पास्ट अवे। तो उनका देहांत हो गया यार। आइवरी कोस्ट के जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक चीज और बताना चाहता हूं इसके अंदर कि उनके टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर नए अनाउंस भी कर दिए गए हैं, और उनका नाम क्या है? पैट्रिक। तो याद रखेंगे पैट्रिक आची, और पूरा नाम है पैट्रिक आची, तो उनका पूरा नाम है, तो उनको एज ए टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट कर दिया गया। और आइवरी कोस्ट के बारे में आप कैपिटल जो है वो याद रख सकते हो, यामो सुकारो। तो याद रखेंगे यामो सुकारो, YAMOUSSOUKRO, यामो सुकारो। तो याद रखेंगे कैपिटल। और करेंसी वेस्टर्न अफ्रीकन फ्रैंक है, तो बिल्कुल आपने आइवरी कोस्ट के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द 11th of March 2021। क्वेश्चन क्या था? द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप। तो किसकी पूजा करते थे? मैंने बताया था यार, कल महाशिवरात्रि थी, तो और शिवजी जी के साथ उनका संबंध है, और उनकी एक मूर्ति भी मिली है कहां पे, और सील के ऊपर भी काफी निशान मिले हैं। वो किसके मिले हैं? पशुपति जी के, जिसका प्रोटो शिवा जो है वो कहा जाता है। और इनकी एक हम कह सकते हैं कि सील्स हमें जो है वो मिली है, कहां पे मिली हैं? वो सील्स हमें मिली हैं मोहनजोदड़ो के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है? सैंगपो इज द अदर नेम इन तिब्बत फॉर। तो कौन सी रिवर का नाम जो है वो सैंगपो है? और मैं आपको बताना चाहूंगा वो रिवर चाइना की तरफ से जो है वो क्या होती है? स्टार्ट होती है। तो फटाफट बताएंगे यार, सारे बच्चे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों को पता होगा, ये 2016 का क्वेश्चन है। तो यार सब बच्चों ने 700+ लाइक्स करने हैं, लक्ष्य को पूरा करना है, हमने इस लक्ष्य को पूरा करना है। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो ऑन टाइम मिलती रहे। और गाइस मैं हमेशा कहता हूं कि आपने जो है वो लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, और आप हमेशा खुश रहें, यही मेरी कामना रहेगी, और इस साल अपने लक्ष्य को जो है वो पूरा कर सकें। और ये फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके जो कॉन्फिडेंस है उसको जरूर बढ़ाएगा, खास करके जो हमारा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, जो करंट अफेयर का सेक्शन है। और अगर आप इसी तरह से वीडियोस को देखते रहोगे, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे पीडीएफ्स के साथ, तो आपका करंट अफेयर सेक्शन जरूर स्ट्रांग हो जाएगा। बिकॉज 90 to 95% जो करंट अफेयर सेक्शन है वो हमारे ही करवाए हुए करंट अफेयर से आता है। तो लाइफ को बिल्कुल आराम से जिए, कोई भी टेंशन जो है वो आपने नहीं लेनी किसी भी बात की, हमेशा खुश रहें, लाइफ को
बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, और क्योंकि खुश रहोगे तो आपका लक्ष्य जरूर पूरा हो जाए। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।